वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स में, और आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टिविटी। ये आपने 10th में भी पढ़ा है। तो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि कंडक्टर की लंबाई जितनी लंबी होगी, जितनी अधिक होगी, उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे रास्ता जितना लंबा, बाधा उतना ही अधिक। और दूसरा फैक्टर है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स कंडक्टर का, ये जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो इसका ये जो सर्कुलर एरिया है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये एरिया जितनी अधिक होगी, यानी हमारा कंडक्टर थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो कंडक्टर जितना मोटा होगा, जितना थिक होगा, जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगा, उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए इनवर्सली रिलेशन है। ठीक उसी प्रकार जैसे रास्ता जितना चौड़ा, बाधाएं उतनी अधिक। आप आमतौर पर सोचिए, चौड़े रास्ते पर चलने में हमें आसानी होती है, चाहे हम पैदल चलें, किसी गाड़ी से चलें, यानी रास्ता जितना चौड़ा, बाधा उतना कम। और अगर सकरा रास्ता हो तो बाधा अधिक हो जाता है, पतला रास्ता हो तो। और उसी प्रकार रास्ता जितना लंबा, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए दो रास्ते हो, एक छोटा रास्ता, एक लंबा रास्ता, तो जाहिर है आप छोटा रास्ता चुनेंगे, क्योंकि छोटा रास्ता तो बाधाएं कम। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों फैक्टर को हम लोग कंबाइन करते हैं और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगता है रो। इस रो, ये जो कांस्टेंट है रो, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये जो फैक्टर है कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर कितना गुड मटेरियल का बना हुआ है, यानी कितना गुड कंडक्टर है। यानी जैसे मान लीजिए कॉपर को हम लोग कंपेयर करें तीन का, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, तो इसमें जाहिर है आप जानते हैं कॉपर इन तीनों में बेस्ट है, इससे लेस गुड एल्युमिनियम और इससे भी लेस गुड है आयरन। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी उससे अधिक होगी और आयरन की रेजिस्टिविटी उससे भी अधिक होगी। रेजिस्टिविटी अधिक होने का मतलब कि वो उतना गुड कंडक्टर नहीं है। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर मानते हैं, तो सिल्वर जो है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम हो गई। अब देखिए, इसको नोट डाउन कर लें कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आर, प्रोपोर्शनल का चिन्ह एल। आगे लिखिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आर, प्रोपोर्शनल का चिन्ह 1/a। आगे लिखे, कंबाइनिंग द अबव फैक्टर, आर, प्रोपोर्शनल का चिन्ह l/a, इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू रो l/a। यहां रो कांस्टेंट है, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह इक्वल टू बदलता है तो एक कांस्टेंट लगता है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। अब आगे लास्ट में इसको डिफाइन कर लेते हैं इस प्रकार, लास्ट में थोड़ा सा और लिख दें आप कि रो इज इक्वल टू आर
A by L। आगे लिखें if A is equal to 1 square meter and L is equal to 1 meter, then rho is equal to R1 1 is equal to R। इतना नोट करने के बाद लास्ट में लिखें hence resistivity of the conductor of unit length and unit cross section area is equal to its resistance। इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक टॉपिक और हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर हो जिसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसको हम V वोल्टेज के क्रॉस जोड़ देते हैं तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाता है, आप जानते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका अपोजिट हो जाता है Vd। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कितना होता है, Vd इज इक्वल टू E अपॉन m इंटू टाउ। और यह भी जानते हैं कि करंट को कैसे दिखाया जाता है, I इज इक्वल टू N E VDA। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा टर्म क्या है, ये एक्सप्रेशन मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब इस Vd की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अब I का एक्सप्रेशन जो आ जाता है NE ये आ जाता है। अब यहां आपका हो गया ये NE स्क्वायर E टाउ A अपॉन M। अब इसके बाद देखिए सिंस आप जानते हैं I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, ये ओम्स लॉ है, एंड E इज इक्वल टू V अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन लेंथ। जैसे आप कैपेसिटर में भी हमेशा पढ़ते रहे हैं E इज इक्वल टू V इंटू डी, यानी कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंटू डिस्टेंस, तो दो प्लेट्स के बीच में दूरी होता था, वहीं से एक्सप्रेशन आ रहा है ये। तो इन दोनों को यहां पुट करेंगे तो I के जगह पर हमने डाला V अपॉन R और NE स्क्वायर, इस E के जगह पर डालेंगे V अपॉन L टाउ A अपॉन M। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाता है, V दोनों ओर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आता है 1 बाई R इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ A M अपॉन L। अब दोनों साइड हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल 1 बाई R का रेसिप्रोकल हो गया R, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, उसके बाद इसको इक्वेशन थर्ड कर दीजिए। उसके बाद लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A and resistivity rho is given by R is equal to rho L upon A। ये इक्वेशन 4 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। तो यहां आप पाएंगे कि इस एक्सप्रेशन में, रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में L अपॉन A तो दोनों में है और रो के जगह पर ये ब्रैकेट है, तो देयरफॉर तो रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। देखिए आता है
एग्जाम में कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे ये इंड हो गया। यहाँ ये भी पता चल गया कि रेजिस्टिविटी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने क्लियरली देख लिया कि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, यानी किसी कंडक्टर में अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अधिक होता है तो रेजिस्टिविटी उसकी कम हो जाती है। जैसे कि कॉपर और आयरन को कंपेयर कीजिए, कॉपर ज्यादा गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को रन करने का ज्यादा मौका मिलता है, कॉलिजन्स कम होते हैं, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अधिक हो गया, तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो गई, तो कॉपर गुड कंडक्टर। आयरन की बात करें, आयरन में इलेक्ट्रॉन को फ्री रन करने का मौका कम मिलेगा, उसमें टक्कर जल्दी जल्दी होगा, इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट हो गया, तो उसकी रेजिस्टिविटी अधिक हो गई, इसलिए आयरन का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब आगे देखिए, रेजिस्टिविटी को इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के टर्म में लिखने के लिए पूछा जाता है, तो आगे हमें और डिराइव करना पड़ेगा। सिंस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज गिवन बाय, ये रिलेशन आप जानते हैं, तो इसमें आप देखें Vd की वैल्यू हम लोग डाल दें। Vd की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही लिखा है, E/m इंटू टाउ, और यहाँ भी नीचे एक E है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर ये बनता है एक्सप्रेशन म्यू इज इक्वल टू E/m। तो यहां से आप टाउ को सब्जेक्ट बना लें, टाउ इज इक्वल टू म्यू m अपॉन ई। तो अब अगर इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाले वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो क्या होता है वो देखें। यहाँ कुछ छूट तो नहीं रहा, यहाँ हमने टाउ को सब्जेक्ट बनाया है, ई कैंसिल आउट हो गया, ई टाउ अपॉन एम, यहाँ स्मॉल ई होना चाहिए। अब देखिए इस रो की वैल्यू में रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर, और टाउ की जगह पर टाउ की वैल्यू डालें म्यू एम बाई ई, म्यू एम बाई ई। इस टाउ चूंकि यहाँ नीचे है तो इसका रेसिप्रोकल हमने यहाँ पुट कर दिया है, तो यहाँ एक ई कैंसिल आउट हो जाएगा, एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल एक्सप्रेशन आपका बचेगा 1 अपॉन एन ई म्यू। यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ये हो गया। अगर एग्जाम में वही लाना है तो वहीं पे हमारा काम इंड हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के टर्म में रेजिस्टिविटी लाना है तो फाइनल एक्सप्रेशन ये होगा। अब इसको आप लिखेंगे कैसे वो देख लें। लिखेंगे, लेट अस कंसीडर that a conductor of length L and cross section area A is connected across a source of V volt। अब उसके बाद लिखेंगे the drift, फिगर तो बना लेंगे, फिर लिखेंगे the drift velocity of electrons is given by Vd is equal to E upon m into tau, इक्वेशन फर्स्ट, और साइड में लिख देंगे where tau is equal to average relaxation time, E is equal to electric field inside the conductor, and m is the mass of electron and small e is the charge of electron। हालांकि एक्सप्लेन करना इन दोनों को जरूरी है, टाउ और ई को, ये स्मॉल ई और स्मॉल एम को नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। फिर अब आगे लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ए। यहाँ साइड में बताएं वेयर एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट I इज इक्वल टू एन ई, और Vd की जगह पर Vd की वैल्यू डाल दिया। इसको सॉल्व करते हुए लाएंगे यहां तक, फिर लिखेंगे सिंस I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम्स लॉ, एंड E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। इन वैल्यूज को हमने डाल दिया, I की जगह पर वी अपॉन आर और E की जगह पर वी अपॉन एल, और सिंपली सॉल्व करते हुए 1 अपॉन आर का एक्सप्रेशन आया। फिर हमने दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। उसके बाद लिखेंगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड रेजिस्टिविटी रो इज गिवन बाय दिस, R इक्वल टू रो L अपॉन A, इक्वेशन 4 हो गया।
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट, या ऐसे भी लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि रो की जगह पर ये ब्रैकेट वाला टर्म है, तो रो इज इक्वल टू दिस हो गया। अब एक्सप्रेशन यहाँ पे इंड अगर हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में ही करना है तो, और अगर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के टर्म में करना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सिंस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज गिवन बाई म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, और आप क्लियरली देख रहे हैं कि वी डी की वैल्यू हमने यहां से लेकर के यहां डाल दिया है, वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, और ई की जगह पर ई हो गया। आगे देखिए ई कैंसिल आउट हो गया, हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया। यहां से हमने टाउ को सब्जेक्ट बना दिया है। अब इस टाउ को लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाउ इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में पुट कर दिया हमने टाउ के जगह पर, तो टाउ की जगह पर ये पुट करने के बाद हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फिर ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के टर्म में ये आ गया। तो अब मेरे ख्याल से आप बहुत क्लियर समझ रहे होंगे। यहां भी थोड़ा इस पर हम लोग विचार कर लें। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी किसी कंडक्टर में अधिक होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए जो गुड कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होते हैं, ज्यादा फ्री टू मूव होते हैं। जैसे कॉपर और आयरन को कंपेयर करें तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी अधिक होगी, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी अधिक तो उसकी रेजिस्टिविटी कम, तो रेजिस्टेंस भी कम। आयरन की बात करें तो आयरन की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, तो वो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल सही ढंग से आप पूरे एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे। ये एग्जाम के लिहाज से, सीबीएसई एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और छोटे क्वेश्चन 1 नंबर वाले भी बहुत ज्यादा आते हैं। धन्यवाद।